नमस्कार मित्रों, मैं हिमांशु वर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ा रहा हूं। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में वाटर सीमेंट रेशियो तक मैंने पिछले वीडियोस में पढ़ा दिया था। मुझे आशा है आप लोगों ने वह वीडियो बहुत अच्छे से देखे होंगे, पढ़े होंगे और समझे होंगे। उसी कार्यक्रम में आज मैं आपको वर्केबिलिटी पढ़ाऊँगा। वर्केबिलिटी का हिंदी मतलब होता है सुकार्यता या सुकरता। इसको टर्म्स को समझने के लिए आप इन जनरल टर्म्स ये समझ सकते हैं कि वर्केबिलिटी जैसे कोई भी आप काम कर रहे हों, उसमें कितनी आसानी है। जिन पदार्थों का आप प्रयोग कर रहे हैं उनको यूज करने में कितनी आप आसानी से उनको कार्यस्थल पर प्रयोग कर पा रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं, कम समय में यूज कर पा रहे हैं, कम मेहनत आपको लग रही है, तो यह उसकी सुकरता कहलाती है। सुकरता मतलब कार्य करने में आसानी। ठीक है, तो कंक्रीट का यह फिजिकल प्रॉपर्टी है, भौतिक गुण है, जिसके कारण जो सुघट्य कंक्रीट है वह बिना सेग्रीगेशन के, सेग्रीगेशन क्या होता है, जब कंक्रीट में जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अलग अलग हो जाएं, है ना, मोटा मिलावा महीन मिलावे से बिखर जाए। ठीक है, निस्रवण क्या होता है, ब्लीडिंग क्या होती है, जब कंक्रीट में सीमेंट पेस्ट जो है वो एग्रीगेट से ऊपर आने लगे। तो इसके बगैर कार्यस्थल पर आसानी से बिछाई जा सके और कूटी जा सके। कूटी क्या, कंक्रीट का कॉम्पैक्शन उसके सेट होने के लिए, हायर स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो मित्रों, आप ये समझ सकते हैं यहाँ पर यह एक क्या है, उसकी कंक्रीट की फिजिकल प्रॉपर्टी है, जिसके कारण आप किसी सुघट्य कंक्रीट को, सुघट्य कंक्रीट मतलब एक कंक्रीट जो कंसिस्टेंट हो, ऐसा नहीं हो होमोजीनियस हो बिल्कुल, है ना, ऐसा नहीं हो कि उसका एक एक पार्टिकल अलग अलग बह रहा हो। आप फ्लो करिए तो सारे पार्टिकल एक साथ जो है वो फ्लो कर रहे हों, कंसिस्टेंट हो एकदम। ठीक है, और उसमें सेग्रीगेशन ना हो, बगैर सेग्रीगेशन और बगैर ब्लीडिंग के, है ना, तो आप कार्यस्थल पर प्रयोग कर सकें या कॉम्पैक्ट कर सकें। ठीक है, इनको दूसरी टर्म्स में भी आप, एक छोटी सी डेफिनेशन के टर्म्स में भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि कॉम्पैक्शन के लिए आवश्यक आंतरिक कार्य जो हैं वो वर्केबिलिटी कहलाता है। ठीक है, कंक्रीट की सुकार्यता बढ़ने पर आप कैसे बढ़ाएंगे उसकी सुकार्यता को। देखिए, कंक्रीट जो है, अगर आप उसमें पानी की मात्रा को अलग बढ़ा देंगे, आप दूसरी भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं यहाँ पर कि अगर कंक्रीट में हमने वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ा दिया है, तो वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ा देंगे तो इसका मतलब सीमेंट की तुलना में वाटर ज़्यादा होगा। जब भी आप वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाएंगे इसका मतलब वाटर बढ़ेगा, है ना, तो वाटर जब बढ़ाएंगे आप तो उसकी वर्केबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। अब ज़्यादा जब पानी मिलाएंगे तो उसकी सामर्थ्य क्या होती है, घटती है। वाटर अगर ज़्यादा होगा तो स्ट्रेंथ क्या होगी, वो आपकी कम होगी। ठीक है, अगर स्ट्रेंथ कम होगी तो बढ़ेगी क्या, अगर स्ट्रेंथ कम होगी तो क्या बढ़ेगी, वर्केबिलिटी आपकी बढ़ेगी। ठीक है, स्ट्रेंथ कम होने के बहुत सारे और भी रीजंस होते हैं, लेकिन अगर पानी के कारण स्ट्रेंथ कम हो रही है तो इसका मतलब वर्केबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम पानी की मात्रा मिलाते जाते हैं तो एक टाइम आता है कि पानी इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो वर्केबिलिटी की लिमिट तो बढ़ा ही देता है, उसके साथ उसमें ब्लीडिंग या सेग्रीगेशन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अगर सुकार्यता घटती है तो कंक्रीट की सामर्थ्य बढ़ती है, और अगर सुकार्यता जो है वो बढ़ती है तो कंक्रीट की सामर्थ्य जो है वो घटती है। तो इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे। अब आगे शुरू करते हैं। अब सुकर कंक्रीट या वर्केबल कंक्रीट जो होती है उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके गुण होते हैं, उनकी क्वालिटीज़ होती हैं, वो क्या हैं। तो सुकर कंक्रीट में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। एक तो इजी टू फ्लो, लेस हार्सनेस, हार्सनेस बोले तो रुक्षता, मोर कोहेसिवनेस, ससंजकता। ससंजकता क्या होती है, किसी भी पार्टिकल के आपस में क्या बॉन्डनेस है, उसकी क्या बॉन्डिंग है, और संघनन में आसानी, इजी इन कॉम्पैक्शन या इजी इन कॉम्पैक्शन। ठीक है, संघनन में क्या उसको फायदा है। तो चलिए सरल बहाव के बारे में हम समझते हैं क्या है ये। देखिए, सुघट्य कंक्रीट इतनी गीली होनी चाहिए कि न्यूनतम दाब पर वह स्वतः बहती हुई फर्माबंदी के फर्मे के सभी कोनों पर पहुंच जाए। देखिए ये क्या है, जब आप जैसे मान लीजिए ये हमारी एक शटरिंग है, ठीक है, फर्मा है
है ना, फॉर्म वर्क है हमने लगाया जिसमें हमें कंक्रीटिंग करनी। अब हम ये मान लीजिए इतना समतल है ये, उसके बाद हमने कंक्रीट पंप से या जो है तसले से यहाँ पर हमने कंक्रीट को डाला। तो हम ये चाहते हैं हमें बहुत कम मेहनत करनी पड़े और इन कोनों कोनों में पहुंच जाए। ऐसा नहीं हो कि बार बार इसको कॉम्पैक्ट करना पड़े, यहाँ कंक्रीट को दबाना पड़े, प्रेस करना पड़े, करनी पड़े, फावड़े से ले जाना पड़े, ये काम नहीं करना पड़े। न्यूनतम प्रेशर जो आप ताकत लगा रहे हो फावड़े से, वो प्रेशर है, वही बोला है मिनिमम प्रेशर। इसको दूसरी भाषा में भी आप कह सकते हो कि हम बिना बहुत कम मेहनत किए कंक्रीट को फर्माबंदी के कोने कोने में पहुंचा सकें। ठीक है। अब कंक्रीट का बहाव किस पर निर्भर करता है? इसके इंटरनल, कंक्रीट के कणों के इंटरनल फ्रिक्शन पर या आंतरिक घर्षण पर। अब घर्षण कैसे आप कंट्रोल करिएगा? तो घर्षण देखिए कैसे कंट्रोल होता क्या है। देखिए, जब जो हमारा वाटर होता है, सबसे पहले यह ध्यान रखिए ये एग्रीगेट है और इसमें ये आपका पानी भरा हुआ है। अगर ये एग्रीगेट में यहाँ पानी नहीं होगा इसके आसपास में, तो ये एग्रीगेट जब मूव करेंगे तो इनके बीच में लगने वाला जो घर्षण है वो ज़्यादा होगा, और अगर यहाँ पर पानी होगा तो इनके बीच में लगने वाला जो घर्षण होगा वो क्या होगा? कम होगा। जब घर्षण कम होगा या फ्रिक्शन कम होगा तो कंक्रीट बहुत अच्छे से क्या कर पाएगा? मूव कर पाएगा। और अगर ये पानी होगा तो घर्षण अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि वाटर किसका काम करता है? लुब्रिकेंट का काम करता है, या हिंदी में आप इसे कह सकते हैं स्नेहक का काम करता है। ठीक है। तो कणों के बीच में घर्षण को घटाकर कंक्रीट की स्वीकार्यता बढ़ाई जाती है। अब कंक्रीट की स्वीकार्यता घर्षण को घटाकर, घर्षण कैसे घटाएंगे? वाटर की परसेंटेज को बढ़ाकर। लेकिन इसकी भी लिमिटेशंस हैं कि आप वाटर की परसेंटेज कहाँ तक बढ़ा सकते हैं कि ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन ना होने पाए। ठीक है। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, जल कंक्रीट में स्नेहक का काम करता है। आंतरिक घर्षण को कम करने के लिए मिलाओं में स्नेहक किया जाता है, परंतु कंक्रीट में अधिक पानी मिलाने पर इसकी सामर्थ्य घट जाती है। इस पॉइंट को मैंने आपको अभी बता दिया है। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं न्यूनतम रुक्षता। ये क्या होती है? देखिए, कंक्रीट जो है वह रुक्ष नहीं होनी चाहिए, न्यूनतम रुक्ष होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? जैसे रुक्षता क्या है? आप मान लीजिए ये कंक्रीट सरफेस है, अब इसमें आपका पानी है ही नहीं, तो जब आप करनी करेंगे तो जो सीमेंट के या एग्रीगेट के या सैंड के जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो ऊपर आ जाएंगे, कभी भी फिनिशिंग जो है एकदम स्मूथ नहीं देंगे। लेकिन अगर इसमें पानी की मात्रा होगी तो पानी ऊपर आके और सीमेंट पेस्ट को एक पतली सी लेयर पपड़ी जमा देगा, तो वो क्या करेगा? स्मूथनेस प्रदान करेगा। तो ये कब होगा? जब उसमें पानी की परसेंटेज होगी। किसमें? कंक्रीट में। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अधिक संसंजकता की। ये क्या चीज़ है? तो कंक्रीट बिछाते समय सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए। संसंजकता क्या है? कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पूरा पार्टिकल जो है वो एकदम समान रूप से फ्लो हो। ऐसा नहीं है कोई एग्रीगेट, जब ने कंक्रीट फ्लो किया तो कोई एग्रीगेट इधर है, महीन एग्रीगेट इधर है, फाइन एग्रीगेट इधर है। कहने का मतलब उसमें सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए। जब कंक्रीट में पानी की बहुत अधिक मात्रा होती है या छोटा या बड़े मिलावे का डिफरेंस होता है तो कंक्रीट का क्या हो जाता है? पृथक्करण हो जाता है। ठीक है। एक और चीज़ यहाँ मैंने लिखा है, मोटा मिलावा बड़े माप का होता है। देखिए, मोटा मिलावा बड़े माप का होने से मतलब इसका मतलब छोटा मिलावा जो है वो बहुत छोटा है और मोटा जो है वो बहुत बड़ा है, तो इन दोनों में आपस में कोई भी बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी। तो क्या होनी चाहिए? जो एग्रीगेट होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? वेल ग्रेडेड होने चाहिए। वेल ग्रेडेड होने चाहिए। अब वेल ग्रेडेड का क्या मतलब है? वेल ग्रेडेड का ये मतलब है कि आपने किसी बाउल में, किसी बर्तन में, किसी पात्र में, किसी कंटेनर में आपने एग्रीगेट लिए, तो इनमें क्या जो स्पेस है उन स्पेस में भी छोटी छोटी कंक्रीट बसनी चाहिए। कि ऐसा नहीं है बड़ा फिर
उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, बाद में आपका सीमेंट पेस्ट। तो इसको बोलते हैं वेल ग्रेडेड। तो यहाँ पर आपका हर पार्टिकल के बीच में उसके नीचे के पार्टिकल मौजूद होंगे, तो क्या होगा, कभी भी इसमें सेग्रीगेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से वेल ग्रेडेड होने चाहिए, डिफरेंस नहीं होना चाहिए। फिर कंक्रीट बिछाते समय इसमें ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ब्लीडिंग क्या, ब्लीडिंग कब होगी, अगर यदि कंक्रीट में महीन कणों की मात्रा कम है या सीमेंट मोटा है, तो कंक्रीट करनी चलाने पर संपूर्ति करते समय सीमेंट पानी सतह पर आ जाता है। मैंने इसके पहले भी आपको समझाया कि सीमेंट पेस्ट क्या आ जाता है, जो आप कंक्रीटिंग कर रहे हैं उसकी सरफेस पर आ जाता है। ठीक है, तो जब ऐसी पोजीशन होगी तो क्या होगी, उसकी जो समांगकता है, जो उसकी एक साथ चलने की जो प्रवृत्ति है, वो क्या होगी, टूट जाएगी, है ना, ब्रेक कट डाउन कर जाएगी। तो इसीलिए मैंने इसमें लिखा है कि इससे कंक्रीट की समांगता जो है वो भंग हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, तो ब्लीडिंग भी नहीं होनी चाहिए। ब्लीडिंग क्या है, जब महीन महीन कण कौन होते हैं कंक्रीट में, भाई सीमेंट ही तो होती है सबसे महीन कण, है ना, तो वो क्या करेगी, कंक्रीट के जो पॉट है उसकी सरफेस के ऊपर आ जाएगी, है ना, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब मित्रों क्या होता है कि जब ऐसा पोर्शन होता है, मान लीजिए यहाँ पर जब यहाँ पर ऐसे अब लगातार मिस्त्री जो है वो करनी करता रहता है लगातार, तो सीमेंट के महीन महीन पार्टिकल इसकी सरफेस पर आने लगते हैं, कंक्रीट सरफेस के। जब आने लगते हैं तो जब आप करनी, आपने देखा होगा कहीं पर बहुत ज़्यादा करनी चला दी जाती है तो झाग बनने लगते हैं। जब ये झाग बनने लगते हैं तो यह सफ़ेद कलर का होता है और पपड़ी एक जम जाती है। आपने नई नई छत बनी हुई देखी होगी, तो झाग बन जाते हैं तो पपड़ी जम जाती है। इसी पपड़ी को क्या कहा जाता है, लैटेंस कहा जाता है, या सीमेंट का दूध कहा जाता है। अब मित्रों ऐसा होता है कि जब सीमेंट है तो इस लैटेंस के कारण या लैटेंस के कारण वह जमने नहीं पाता है, जम जाता है लेकिन उसके अंदर क्या होती है, स्ट्रेंथ नहीं होती। भाई पपड़ी में कौन सी स्ट्रेंथ है, जैसे यहाँ पर हम ये कहते हैं कि सीमेंट के पेस्ट के ऊपर ऐसे फफोलेदार पपड़ी पड़ी हुई है, जैसे आप पैर रखेंगे तो ये पपड़ी टूट जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, है ना। तो उस तरीके से ये पपड़ी जो है इसके जो है जब जम जाती है, तो जैसे जैसे लोड इस पर पड़ता है, आपका लेग्स का, आपके पैरों का, या नॉर्मल जो है हाथों से जब आप चलाते हैं या हाथ उस पर फेरते हैं, तो वह पपड़ी की शक्ल में धीरे धीरे उखड़ने लगता है। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। मिस्त्री को बार बार संपूर्ति के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना चाहिए कि जिससे सीमेंट पेस्ट ऊपर आ जाए किसी भी फर्श के, किसी भी आपके कंक्रीट सरफेस के। ठीक है, तो इस पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी था। चलिए आगे शुरू करते हैं। अब मित्रों, वर्केबिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, या सुकारता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, ये क्या होती है। अब क्या करेंगे, जो इफेक्ट क्या करेंगे, तो जैसा कि मैं सबको पहले ही बता चुका हूं कि क्या करेंगे। सबसे पहले वाटर सीमेंट रेशियो, या आप ये कह सकते हैं कि वाटर कंटेंट, जल की मात्रा, मिलावों का आकार, मिलावों का परिमाप, मिलावों का सतही सरफेस टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट, ठीक है, मिलावों का श्रेणीकरण, ठीक है, मिलावों का श्रेणीकरण, मिलावों का तापक्रम, और यूज ऑफ एडमिक्सचर और एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स। अब मित्रों इनके बारे में एक एक करके हम आपसे चर्चा करेंगे। तो जल की मात्रा, देखिए पानी जो है या जल जो है वो कंक्रीट में किसका काम करता है, स्नेहक का काम करता है। तो स्नेहक का जब काम करता है, जैसे जैसे पानी की परसेंटेज बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है, कंक्रीट जो है वो वर्केबल होती जाती है, उसमें लुब्रिकेशन अच्छा होता चला जाता है एग्रीगेट के बीच में। लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इसमें जब इतना परसेंटेज ना मिलाएं
जिससे इसकी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए। अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी मिला देंगे तो फिर क्या होगा, अगर मान लीजिए हमको जितना पानी चाहिए उससे अगर 10% ज़्यादा है तो कंक्रीट की सामर्थ्य 15% घट जाती है। अगर 30% पानी ज़्यादा है जितना चाहिए उससे, तो फिर कंक्रीट की सामर्थ्य जो है वो 50% कम हो जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो हमें क्या क्या करना है कि कंक्रीट में कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा पानी नहीं मिश्रित करना है, नहीं मिलाना है। अब मिलावों का आकार, मित्रों जैसा कि मैंने इसके पिछले चैप्टर नंबर 2 में आकार के आधार पर मिलावों का वर्गीकरण बताया था, उसमें मैंने सबसे पहला पॉइंट जब गोल मिलावा पढ़ाया था तो मैंने क्या कहा था, इस मिलावे की जो वर्केबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अच्छी होती है, लेकिन स्ट्रेंथ क्या होती है, बहुत कमज़ोर होती है। तो जो गोल एग्रीगेट है या घनाकार एग्रीगेट है, उस मिलावे का प्रयोग करने से कंक्रीट को अच्छी सुकार्यता प्राप्त होती है। परंतु मित्रों मैंने आपको पहले ही बताया, स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से यह एग्रीगेट जो गोल राउंड एग्रीगेट होता है वह वीक होता है, तो इस एग्रीगेट को हम यूज नहीं करते हैं। हाँ, एक बात और, क्यूबिकल एग्रीगेट या आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है जो एकदम घन की फॉर्म में होता है, यह हायर स्ट्रेंथ और हायर वर्केबिलिटी देता है, जिसके बारे में आपके सेकेंड चैप्टर में या आपके कोर्स में इसका अध्ययन नहीं है। तो आप कंपटीशन में जाएंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछे कौन से एग्रीगेट की वर्केबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है और उसकी जो है स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी होती है, तो आपका वो कौन सा एग्रीगेट है, क्यूबिकल एग्रीगेट या घन आकृति का एग्रीगेट। एलोंगेटेड और फ्लैकी के बारे में आपने पढ़ रखा होगा, लंबोतरे या पत्रे मिलावे के बारे में, कि इसकी वर्केबिलिटी भी कम होती है और स्ट्रेंथ तो इसकी कम होती ही है। ठीक है, तो मिलावों का आकार का भी हमारा कंक्रीट की वर्केबिलिटी पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, बहुत प्रभाव रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं, मिलावों का माप। देखिए मित्रों, मिलावों का माप का मतलब यहाँ पर अगर आप दूसरे पॉइंट से कह दें तो आप ये भी कह सकते हैं कि मिलावों का सतही क्षेत्रफल या सरफेस एरिया। तो बड़े मिलावे वाले माप के जो कोर्स एग्रीगेट होते हैं उनका सरफेस एरिया क्या होता है, कम होता है छोटे मिलावे वाले माप से। कैसे कम होता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास एक बर्तन है, इस बर्तन में आपका पानी भरा हुआ है और यहाँ और एक ये बर्तन है, इसमें भी पानी भरा हुआ है। अब हमारे पास एक मिट्टी का ढेला है और इधर भी एक मिट्टी का ढेला है ये, और इतना ही बड़ा एक मिट्टी का ढेला था, इसको हमने कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पर साइड में तोड़ लिया। ठीक है, अब बहुत सारे टुकड़ों में इसी ढेले को हमने तोड़ लिया है। ठीक है, और यहाँ पर अब मैंने इस ढेले को इसमें और इन ढेलों को इसमें हमने डाल दिया। अब आप ऑब्जर्व करिए कि ये ढेला जल्दी यहाँ पर पूरी तरीके से पानी से भीग जाएगा इसकी सरफेस, या इस ढेले की सरफेस सर पूरी तरीके से भीग जाएगी। तो हम देखेंगे कि इस ढेले, जैसे हम ये वाला ढेला नंबर 1 वाला जो ढेला इसमें डालेंगे उसमें पूरी तरीके से पानी जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब पानी की खपत कम होगी। भले वो पोरोसिटी पर डिपेंड करेगा, लेकिन अगर हम दोनों जो ढेले लिए हैं, मैंने टुकड़े लिए हैं, उनकी पोरोसिटी समान माने तो यहाँ पर पानी की दर कम खर्च होगी और यहाँ पानी उस दर में ज़्यादा खर्च होगा। ठीक है, तो यहाँ इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, सरफेस एरिया ज़्यादा है या सतही क्षेत्रफल ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए भाई आपने क्या किया, आपने एक ढेला था, अब इसकी आउटर सरफेस यहाँ 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 ही है, लेकिन अंदर तो नहीं है पानी के डायरेक्ट कांटेक्ट में, और इसी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दीजिए तो इसी टुकड़े को, तो उसकी और सरफेस भी पानी के कांटेक्ट में आएंगी, और चूंकि अंदर की डेप्थ कम हो जाएगी तो पोरोसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसीलिए जब हम मोटा एग्रीगेट मिलाते हैं तो समान, जो अगर कांस्टेंट वाटर सीमेंट रेशियो रखें, और अगर हम जो है मोटा एग्रीगेट मिलाते हैं या कोर्स एग्रीगेट मिलाते हैं तो उसकी वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी, और अगर हम फाइन एग्रीगेट मिलाते हैं तो उसकी वर्केबिलिटी कम होगी। और भी फैक्टर मैटर करते हैं, बट अगर सिर्फ आप साइज ऑफ एग्रीगेट की बात करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपका उचित रहेगा। ठीक है, चलिए अब आगे शुरू करते हैं। सरफेस टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट। तो मित्रों देखिए,
अभी मैंने बात की तो मैंने क्या कहा, पानी की पोरोसिटी की। तो वहीं यहाँ पर भी बात करते हैं कि अगर कोई मिला हुआ सॉलिड है, रंध्रहीन है, क्यूबिकल है, ठीक है, तो क्या होगा। देखिए अगर कोई एग्रीगेट रंध्रहीन है, देखिए पूरी तरीके से कोई भी एग्रीगेट रंध्रहीन नहीं होता है अगर वो ग्लासी सरफेस या कांचित सरफेस ना रखता हो, है ना। अगर एग्रीगेट में कांचित सरफेस होगी, ग्लासी सरफेस होगी, तब तो बात अलग है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो पूरी तरीके से रंध्रहीन नहीं होता। आप ये कह सकते हैं कि बहुत कम पोर्स हैं, ठीक है। तो अगर बहुत कम पोर्स हैं तो फिर पानी की जरूरत ही नहीं होगी, तो पानी फिर वो ज़्यादा हो जाएगा तो वर्केबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। भाई कंक्रीट में आपने जो गिट्टी मिलाई है, उस गिट्टी के ढेर में कोई गिट्टी ऐसी है ही नहीं जो पानी को सोखे, तो सारा पानी क्या होगा, एक्स्ट्रा होगा तो लुब्रिकेशन का काम करेगा और वो कंक्रीट को मूव कराने में काम करेगा, समझ ना। और यही अगर सरफेस उसकी कैसी है, रफ है, या आप दूसरी भाषा में कहते हैं पोरस है। अगर कोई चीज़ रफ होती है तभी तो पोरस होगी, है ना, उसमें छिद्र होंगे तो पोरस होगी। अब देखिए जैसे किसी की स्किन होती है, उस स्किन में बिल्कुल छिद्र नहीं है, पोर्स बहुत कम है, बहुत माइन्यूट पोर्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो वो एकदम ग्लेसी सरफेस होगी। जैसे आप मोती ले लीजिए, मोती को देखिए एकदम चमकीला होता है क्योंकि उसको पानी में डुबोइए, पानी नहीं सोखेगा। और यही आप वो ले लीजिए, आपका सैंड का टुकड़ा या आप जो है क्ले का टुकड़ा ले लीजिए, तो वो एकदम से जैसे डुबोएंगे सूख जाएगा। तो इसकी सरफेस क्या है, रफ है। हल्का सा हाथ घेरेंगे तब भी जो है हाथ पे क्या पाउडर आ जाएगा उसका, है ना। तो जितनी सरफेस रफ होगी उतना ज़्यादा वो पानी सोखेगा। तो मित्रों अब बात करते हैं श्रेणीकरण की या ग्रेडिंग की। तो श्रेणीकरण क्या होता है, मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि एग्रीगेट में हम कोशिश ये करते हैं कि मिनिमम पोर्स हों वेल ग्रेडेड एग्रीगेट में। जब हम एग्रीगेट को मिलाते हैं, बनाते हैं, एग्रीगेट का श्रेणीकरण करते हैं, तो श्रेणीकरण में हमें ये ध्यान रखना होता है कि एग्रीगेट जितना हम डिफरेंट टाइप के एग्रीगेट रखें तो उनमें पोर्स ना रहें। जैसे भाई 10 यहाँ पर हमने एक एग्रीगेट बड़ा रखा, बड़े रखे, यहाँ पर सारे बड़े रख दिए। अब इनके बीच में जो पोर्स होगा उसमें एक एग्रीगेट रख दिया, अब इन सब के बीच में पोर्स होगा वहाँ एग्रीगेट रख दिया। तो ये है श्रेणीकरण, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है श्रेणीकरण में या ग्रेडिंग में कि इसमें मिनिमम पोर्स हों। जब मिनिमम पोर्स होंगे तो क्या होगा, मसाले में जो पानी के लिए स्पेस बहुत कम होगा, न्यूनतम होगी पोर्स की संख्या, तो रंध्रों में जो पानी का थोड़ा भाग ही रंध्रों में भरेगा और अधिकतम भाग मिलावे के लिए लुब्रिकेशन में काम आएगा। जब लुब्रिकेशन में काम आएगा तो वाटर सीमेंट रेशियो क्या होगा, जितना आप रखेंगे उससे हमें अच्छी वर्केबिलिटी प्राप्त होगी, ठीक है। बात करते हैं काल तथा तापक्रम की। यहां काल का मतलब है वक्त से, टाइम से, है ना, समय से। तो समय, जैसे मित्रों जब आप कंक्रीट में पानी मिलाते हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे कंक्रीट क्या होती है, कठोर होती जाती है। तो जैसे जैसे कठोरता बढ़ेगी वैसे वैसे वर्केबिलिटी क्या होगी, जैसे जैसे वो सॉलिड बढ़ेगा वैसे वैसे वर्केबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ेगा, और सॉलिड कैसे होता है, सॉलिड तभी होगा जब टाइम बढ़ेगा, है ना। तो फिर हम कह सकते हैं कि अगर टाइम बढ़ेगा तो वर्केबिलिटी घटेगी, ठीक है, और अगर कम टाइम होगा तो वर्केबिलिटी बढ़ेगी, है ना। अब बात करते हैं टेम्परेचर की, तापमान की। तो टेम्परेचर में जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाएंगे वैसे वैसे कंक्रीट सरफेस से पानी का इवापोरेशन होगा तो कंक्रीट क्या करेगी, सिकुड़ेगी। जब श्रिंक होगी यहाँ पर तो ये सेट होगी तो वर्केबिलिटी को रिड्यूस करेगी, ठीक है। तो साधारण सीमेंट जो है वो आधा घंटे बाद सेट होने लगती है और उच्च तापमान पर कंक्रीट का पानी वाष्पीकृत होने लगता है। अतः कंक्रीट कार्य को 40 डिग्री से कम के तापमान पर ही करना उचित रहेगा। इससे ज़्यादा तापमान पर करेंगे तो हमें जो स्ट्रेंथ चाहिए, जो वर्केबिलिटी चाहिए वो प्राप्त नहीं हो पाएगी। अब बात करते हैं मित्रों अधिमिश्रणकों का
उपयोग, ये अधिमिश्रण क्या होते हैं? तो अधिमिश्रण होते हैं यूज ऑफ एडमिक्सचर या एडमिक्सचर्स। अब एडमिक्सचर्स क्या है? देखिए, जैसे हम घरों पे, अपने घरों पे बीमार होते हैं तो हमको टॉनिक दी जाती है, वैसे ही अगर कंक्रीट की कोई प्रॉपर्टी बढ़ानी है तो कुछ एक्स्ट्रा कंपाउंड्स उसको प्रोवाइड किए जाते हैं, है ना, जिससे उसकी वर्केबिलिटी जो है वो अच्छी हो जाए, है ना। और ये क्या होते हैं? ये कंपाउंड्स कुछ नहीं होते हैं, एक लुब्रिकेंट होते हैं जो उसकी प्रॉपर्टी को इंक्रीज करते हैं। किसकी प्रॉपर्टी को? वर्केबिलिटी की प्रॉपर्टी को, है ना, उसको कंक्रीट में बढ़ा देते हैं। तो कुछ यौगिक होते हैं जो कंक्रीट में मिलाने से इसकी स्वीकार्यता उत्तम हो जाती है, और परंतु इन अधिमिश्रणों के कारण कंक्रीट की सामर्थ्य अनुगुण प्रभावित हो सकते हैं। और हमें यह ध्यान रखना है कि किसी भी अधिमिश्रण को मिलाने पर किसी भी कंडीशन में कोई भी गुण प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हमने क्या किया है, उसकी लिमिटिंग वैल्यू रख दी है। तो अधिमिश्रकों का प्रयोग करने के लिए या क्वांटिटी ऑफ एडमिक्सचर्स में सीमेंट के भार का 0.05% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो कभी भी एडमिक्सचर की वैल्यू 0.05% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है मित्रों, अब बात करते हैं वायुग्राही एजेंट की। ये क्या चीज़ है? तो देखिए मित्रों, वायुग्राही एजेंट ये एक नए प्रकार की टेस्टिंग है वर्केबिलिटी बढ़ाने की। तो इसमें क्या करते हैं, जो ताज़ा कंक्रीट है, देखिए आपको यहाँ पर आप मेरा फिगर देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक एग्रीगेट का टुकड़ा है या आप ये कहिए पेपर का टुकड़ा है, ठीक है। अब आप क्या करते हैं कि यहाँ पर आप हवा मुंह से फूकिए, ठीक, तो ये पेपर का टुकड़ा क्या करेगा भाई, इस पोजीशन पे है तो वो इस पोजीशन पे चला जाएगा, और फूकेंगे, हवा देंगे इसको तो और आगे चला जाएगा। मतलब क्या, आपके हवा देने से ये आगे को मूव कर रहा है। जब ये हवा देने से मूव कर रहा है तो एग्रीगेट क्यों नहीं मूव कर सकता? और जब आप इसको हवा देते हैं, ये तो सॉलिड है, डायरेक्ट कांटेक्ट आता है, लेकिन आप अगर इसमें हवा इंसर्ट करते हैं तो इसमें एयर बबल बनते हैं। अगर ये बहुत सारे होते भाई, बहुत सारे पेपर के टुकड़े होते तो क्या होता है, इसके बीच में एयर बबल बनता और वो फोर्स लगाता है इन पे, है ना। तो यही मेथड का हम इसमें प्रयोग करते हैं। हम क्या करते हैं, जो ताज़ा कंक्रीट है उसमें वायु प्रवेशक पदार्थ मिलाकर कंक्रीट में एयर बबल उत्पन्न करते हैं या वायु के बुलबुले बनाते हैं। जैसे जैसे बुलबुले बनेंगे भाई, किसी चीज़ में बुलबुले बन जाएंगे तो उसमें क्या होगा, उसका फ्रिक्शन पार्टिकल का कम हो जाएगा, क्योंकि जो एयर बबल होंगे वो कैसे होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे। तो वो फ्लेक्सिबल होंगे तो वो क्या करेंगे, आगे को मूव करने में उसकी मदद करेंगे। तो यही मैंने लिखा है यहाँ पर कि ये नन्हे बुलबुले या टाइनी बबल्स लचीली गोलियों की भांति कार्य करते हैं और कंक्रीट की स्वीकार्यता में वृद्धि करते हैं। ठीक है, वायु प्रवेशित कंक्रीट अधिक समांग, मोर होमोजीनियस और ड्यूरेबल होती है। इसका पृथक्करण या निःसरण भी नहीं होता, परंतु ऐसी कंक्रीट की सामर्थ्य घट जाती है। अब मित्रों, यहाँ पर एक बात कही गई है, आप ध्यान रखिए। क्या क्या कहा गया है कि यह होमोजीनियस भी होते हैं, ड्यूरेबल भी होती है, लेकिन इसमें सेग्रीगेशन भी नहीं होता और निःसरण भी नहीं होता, लेकिन स्ट्रेंथ घट जाती। ऐसा क्यों? तो मित्रों देखिए, जब हम कंक्रीट को फोर्स करके आगे मूव कर रहे थे तो कंक्रीट मूव तो हो जा रहा था, ब्लीडिंग भी नहीं हो रही थी, सेग्रीगेशन भी नहीं हो रही थी, लेकिन जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ देने की दर है उसको हम लगातार डिस्टर्ब करने रहने से उसकी सामर्थ्य में घटान हो जाता है या उसकी सामर्थ्य में घटाव होना शुरू हो जाता है, कम होना या रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है। देखिए होता क्या है, जब हम कंक्रीट को यहाँ से आगे को बढ़ाना चाहते हैं तो कंक्रीट ये सेट होने वाली होती है और हम उसके जो बॉन्ड हैं उसको डिस्टर्ब करते हैं। लगातार जब कंटिन्यूअस में डिस्टर्ब करते हैं तो उसकी सामर्थ्य जो है वो घट जाती है, लेकिन यूनिफॉर्म फोर्स की वजह से इसमें ब्लीडिंग भी नहीं होती और इसमें सेग्रीगेशन भी नहीं होता, क्योंकि हम इसमें पानी की मात्रा से छेड़छाड़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपको। तो चलिए, अब इसकी कुछ लिमिटिंग वैल्यू है कंक्रीट में प्रवेशित वायु की। तो प्रवेशित वायु जो है वो कंक्रीट में कितना, 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, किसी भी तुलना में 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
मित्रों, इसके आगे का चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि अगर आपका वीडियो जो है ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो आपको समझने में और एक बार में देखने में भी और उसको स्टोर करने में बहुत कठिनाई होगी। तो मैं इस वीडियो को 2 या 3 पार्ट्स में तोड़ दूंगा, जिससे आप बहुत उसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है मित्रों, तो अभी इसका नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूंगा, तो आप लोग उसको देखिएगा। उससे पहले इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, समझिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कुछ सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मुझे आशा है कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वर्केबिलिटी पढ़ाऊंगा, वर्केबिलिटी का टेस्ट पढ़ाऊंगा। उसमें आपके 3 टेस्ट हैं, आपका स्लंप टेस्ट, वीबी कंसिस्टोमीटर और आपका कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। टेस्ट तो 5 टाइप के होते हैं, है ना, एक फ्लो टेस्ट और कैलीबाल टेस्ट, बट वो दोनों आपके सिलेबस में नहीं हैं, तो मैं उनको नाम बता के, और जो सिलेबस में नहीं है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है तो उसको मैं नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन जो आपके सिलेबस में है उनको बहुत अच्छी तरीके से विथ फिगर आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको बताऊंगा। तो आप लोग ये वीडियो अच्छे से देखें, इसके पहले के वीडियो भी देखें और आगे वीडियो का आप जो है इंतज़ार करिए, कुछ समय बाद ही वह आपको मिल जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।